सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आज हमारी वन शॉट में चलेगा, जो टीजीटी के सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारी इस क्लास में बने रहिएगा। आपको मैं बात करने जा रहा हूं हाइड्रोकार्बन्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हम लोग हाइड्रोकार्बन में जो एग्जाम में आ सकता है उसकी संभावना आपको बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन से अधिकतर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से अगर मैं नोट कर पा रहा हूं तो यहां पर हाइड्रोकार्बन में जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक कहलाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और दूसरा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपके दो टाइप के हो गए, एक तो आपका सैचुरेटेड हो गया और दूसरा आपका अनसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड में आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है जिसे आप एल्केन सीरीज बोलते हो। ये एल्केन सीरीज आपको पढ़नी है और यहां पर आपको दो सीरीज पढ़नी रहती हैं। एक का नाम रहता है एल्कीन, एक का नाम रहता है एल्कीन और दूसरे का नाम रहता है एल्काइन। तो आज हम वन शॉट में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से आप क्या क्या समझेंगे और क्या क्या चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग एल्केन से कि हमें एल्केन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चले आइए हमारे इस क्लास में। और एल्केन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। आपके जनरल फार्मूला आपको एल्केन का पता होना चाहिए, CnH2n+2 होता है। इसका जो सिंपल कंपाउंड है वो मीथेन से शुरू होता है और आपका डैकेन तक चला जाता है। तो फिलहाल हम आपको सिंपल कंपाउंड एक मीथेन की जानकारी आपको दे देते हैं कि मीथेन कंपाउंड ये है। इसी तरीके से ब्यूटेन तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मीथेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मीथेन यानी एल्केन जब भी होगा तो एल्केन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंगल 109.5 डिग्री का रहता है, ठीक है। और अगर हम इसकी सिंपल यानी कि प्लेनर लाइन को देखें, ये इसकी सिंपल लाइन और ये इसकी डैश लाइन हो गई। तो ये हम बना देते हैं, आपकी डैश लाइन ऐसे बना देते हैं और इसकी ये सॉलिड लाइन बना देते हैं। ये सॉलिड लाइन बना दी हमने, सॉलिड लाइन बना दी और ये हमने बना दी इसकी सिंपल लाइन। तो ये हमारी हो गई, इसे हम वेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। खैर, एल्केन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक तो ये लेस रिएक्टिव, एक तो इनका नाम पैराफिन्स भी है, इनको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। और जितने भी हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये शो करेंगे। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो एक तो कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को ध्यान दीजिए, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम पढ़ेंगे इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करेंगे तो हमें एल्केन की प्राप्ति होगी, यानी एल्केन्स हमारे बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैराफिन्स और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अगर हम लोग चल लेते तो पूरा रिवीजन आपको करा दे रहा हूं, बेस्ट तरीके से आप रिवाइज कर ले जाएंगे। अब ये बताइए कि अगर हम लोग कोल्बेज मेथड में देखते हैं तो आपने नोट करा होगा कि इससे मीथेन नहीं बनता। अगर हम ये बात अगर बोलें कि इससे मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मीथेन नहीं बनाया जा सकता है ना, मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। तो कोई बुराई नहीं है, मीथेन इससे नहीं बनेगा, ये बात भी आप नोट करके रखिएगा। तो इसकी रिएक्शंस भी आप जानिए। यहां पर CH3COO Na लिया, के भी ले सकते हैं। सोडियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं और इनको हाइड्रोलाइज किया वाटर से, और मतलब इलेक्ट्रोलाइज किया वाटर के थ्रू। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं आप तो यहां से एक NaOH निकल जाता है, एक CO2 यहां से निकल जाती है और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाती है। तो ओवरऑल यहां पर हम लोग कंपाउंड जो बनाते हैं वो एल्केन का इथेन कंपाउंड बनता है और दो मॉलिक्यूल CO2 के निकलते हैं और माइनस NaOH भी दो ही होते हैं, दो OH NaOH होते हैं दो,
और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ टीजीटी। इससे मीथेन नहीं बनता, ये आपको मैंने बता ही दिया है। दूसरा, अगर आप जानते हैं कि दूसरा मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट, लेबोरेटरी की प्रिपरेशन भी सेम मेथड से ही चलती है, लेकिन वहां इलेक्ट्रोलिसिस नहीं की जाती है। तो यानी एक मैं आपको लैब मेथड भी बता देता हूं कि लैब मेथड भी हमें याद रहना चाहिए। तो लैब मेथड में क्या होगा, लेबोरेटरी मेथड में हम लोग देखते हैं कि क्या कंसेप्ट बनेगा। देखिए, लेबोरेटरी मेथड में तो आपको सोडियम एसीटेट लिया जाता है CH3COO Na, और साथ में सोडा लाइम NaOH लिया जाता है। इनको जैसे ही हम CaO की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा मीथेन यहां पर बन जाता है और साथ में निकलती है Na2CO3। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ एक वुड्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर पढ़ी जाती है, तो मैं वुड्स रिएक्शन पर भी आपसे बताऊंगा कि ये भी एग्जामिनेशन में वुड्स रिएक्शन भी बहुत पूछी जाती है। वुड्स रिएक्शन की खास बात ये होती है, इससे जो है वो अगर मैं देखूं तो जो एल्केन बनते हैं वो जो ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन है वो बनते तो हैं लेकिन सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग alkenes are obtained but cannot be separated, are obtained but not be separated easily, वो आसानी से सेपरेट नहीं किए जा सकते, ये बात है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बनाने की मेथड की, तो हमें समझ में ये आता है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लीजिए मैंने ये एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, CH3 ये बीच में सोडियम बिठा देता हूं, यानी कि यहां पर मैंने 2 सोडियम बिठा ले और यहां CH3 ले लिया, तो यहां पर 2NaCl बन जाएगा और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। तो इससे एल्केन तो बनता है, ये बात आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ये भी ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। तो यहां से 2NaCl आप रिमूव कर दीजिएगा आप आसानी से। लेकिन अगर ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग बनाने की कोशिश करेंगे, मान लो आपने यहां CH3 लिया, Cl यहां पर 2Na लिया और यहां पर Cl C2H5 ले लिए, तो ऑप्शन क्या आपको दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो ये संभावना है कि 2 मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड के सोडियम से रिएक्शन करें। अगर मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन किए तो इथेन बनने की संभावना है। अगर इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन किए तो C4H10 ब्यूटेन बनने की संभावना है, और अगर दोनों के कंबाइन किए तो फिर प्रोपेन बनने की संभावना है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं ये प्रोपेन बनेगा, लेकिन प्रोपेन को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि C यहां मिक्सचर बन रहा है, 1 2 3 का मिक्सचर C3H8 बन जाएगा, तीनों का मिक्सचर सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इससे ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन नहीं किया जाता, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स की मानी जाती है। और एल्केन की प्रिपरेशन में वुड्स रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल भी होता है, इसलिए इसको ध्यान में भी जरूर रखिएगा। इसी तरीके से एक रिएक्शन है जिसका नाम है कोरे हाउस रिएक्शन, तो ये बात भी याद रखना, क्योंकि कोरे हाउस रिएक्शन भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है कोरे हाउस रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ही आती है, इस बात का आप ध्यान देना पड़ेगा। इसमें लिथियम से रिएक्शन करानी पड़ती है अल्काइल हैलाइड की, फिर कॉपर, यानी कि अगर आपको याद होगा तो एक रिएजेंट है जिसका नाम अगर आप बता सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आप वाकई में पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। कोरे हाउस में एक रिएजेंट यूज होता था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, जो कॉपर का कंपाउंड था, उस कंपाउंड का नाम अगर आपको पता हो तो जरूर मुझे बता करके लिख करके भेजिएगा। मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में उसको
बताया था मिलन्स बेस, अगर आपको याद है तो उसी से मिलता जुलता नाम, मिलन्स बेस नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता नाम है। अगर आपने बताया तो मैं समझूंगा कि आपने पढ़ाई अच्छे से की। तो हम लोग यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। एल्काइल हैलाइड की 2 लिथियम से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक तो RLi बन जाता है और साथ में एक LiX निकल जाता है। ये जो RLi जो बना, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2RLi हमें लेना पड़ेगा और इसकी कॉपर आयोडाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर R2Cu और Li हमारा मिल जाता है और साथ में एक Li यहाँ से निकल जाता है। ये जो R2Cu और Li है यही रिएजेंट है, इसका नाम ध्यान से बताइएगा। ये रिएजेंट हमने लिया और यहाँ पर हमने R' और X ले लेते हैं, अल्काइलाइड डिफरेंट कैटेगरी का, तो यहाँ पर एक R एक R' साथ में RCU बना और आपका LiX बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाने की सबसे बेहतर विधि ये मानी जाती है। तो यहाँ से ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बन सकते, कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन यहां से हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर हम लोगों को इसमें 2 रिएक्शंस ये पढ़ने पड़ेंगी और इन 2 रिएक्शन के साथ साथ आपको ये भी नोट करना चाहिए यहाँ पर कि हमें यहाँ कुछ चीजें और पढ़ लेनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए तो आपको बताऊंगा। सबसे स्लो रिएक्शन RCl करेगा, उससे तेज रिएक्शन RBr करेगा, उससे तेज रिएक्शन RI करता है इस बात का। और RF तो अगर देखोगे तो सबसे कम ही रिएक्शन करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण, बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण रिएक्टिविटी ऑर्डर इसकी डाउन रहती है। एक तो यह याद रखिएगा। दूसरा, एल्केन में अगर चल लेते हैं तो एल्केन के अंदर आपको कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है जरूर याद करनी चाहिए, जैसे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आखिरकार क्या है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। अगर आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ी तो मान के चलिएगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको नंबर जरूर देगी, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वैसे तो प्रिपरेशन आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन से भी एल्केन बनाते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन से भी एल्केन बनाते हैं, वो भी रिएक्शन दोनों पढ़ ही लीजिएगा। यानी कि अगर एल्केन की बात करूं तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन भी आप पढ़ ही लीजिए। फिलहाल नाम मैं लिख देता हूं यहां पर। एक हमारा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी एल्केन के बनाने में बहुत मदद करता है। ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ते हैं और इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो हाइड्रोजीन के साथ में आपका ग्लाइकॉल और या KOH भी हो सकता है। साथ में हम क्लीमेंसन रिडक्शन भी पढ़ते हैं, और क्लीमेंसन रिडक्शन में अगर आप चाहते हैं तो आप जान रहे होंगे क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक मरकरी और HCl का प्रयोग करके एल्केन बनाए जाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं जो आपको यहाँ पढ़ लेनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर करने हैं तो फिर आपको जरूर हमारे चैनल पर TGT का रिकॉर्डेड क्लास यूज करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। और अगर हम लोग एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में हम लोग एक चीज और देखें कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन को ज्यादा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा फॉलो करते हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है हैलोजिनेशन का। अब अगर हैलोजिनेशन को हम देखें तो CH4 की क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड हमारा बन जाता है CH3Cl। फर्दर इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराइए, लेकिन क्लोरीन से रिएक्शन कराने में आपको सनलाइट का प्रयोग करना पड़ेगा और तभी ये रिएक्शन फर्दर होगी, यानी CH2Cl2 होगी। अब CH3Cl2 को फिर फर्दर रिएक्शन कराइए तो यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है, यानी कि अगर फिर यहाँ Cl2 की रिएक्शन HNu के साथ करा दो तो यहाँ CHCl3 बन जाता है। फर्दर रिएक्शन करा दो HNu के साथ में Cl2 की तो फर्दर आपका CCl4 बन जाता है। तो इस तरीके से हम तब तक रिएक्शन कराते हैं जब तक कि सब हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा।
इसमें अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या चलती, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंडक्ट होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में गिनी जाती है। जैसे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना पड़ता है पहले, तब ये रिएक्शन कंडक्ट होती है, जो मैंने अपने पूरे क्लास में पढ़ाई हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी में ऑक्सीडेशन को भी बहुत महत्व दिया गया है। अगर मैं कहूं तो ऑक्सीडेशन को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन 3 तरीके से इसमें पढ़ाया गया है। एक तो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन की मैं बात करता हूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की मैं बात करता हूं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में अगर आप याद करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। बी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर करेंगे, पार्शियल जिसे बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और सी में अगर मान लीजिए आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने यूज कर दिया तो अल्कोहल भी बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाते हैं और लास्ट में CO2 भी निकल सकती है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं ये एल्केन्स की, ठीक है ना। तो इन पर, एल्केन पर जरूर फोकस करिएगा। अगर आप लोग एल्कीन पर आते हैं तो एल्कीन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इस बात पर भी हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनेगा। तो अगर एल्कीन में चलते हैं तो एल्कीन में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं जो जरूर पढ़ के जाने चाहिए। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको एल्कीन में हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन दोनों ही पढ़ने चाहिए। यानी कि अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतर रिएक्शन मानी जाती है। किसके? पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम्स में बेनिफिट है इसको। अगर हमने ये एल्कोहल लिया और ये मान लेते हैं कि हमने एल्कोहल में ये कंपाउंड CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर C2H5OH उल्टा लिखा हुआ है, इसको अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर यहां से निकल जाता है। ये वाला वाटर आप यहां से निकाल दीजिए। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में मानी भी जाती है। इसकी मैकेनिज्म भी मैंने अपने ऐप पर पढ़ाई हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। दूसरी चीज है कि अगर आपने एल्कीन बनाना है तो एक एल्कीन बनाने का तरीका ये भी हो सकता है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर एल्काइन ले लें और इसका एल्काइन का अगर हम लोग रिडक्शन कराएं, मतलब हाइड्रोजन पास तो करते हैं लेकिन ये हाइड्रोजन हमें पास करनी पड़ेगी अंदर पैलेडियम यानी PDBaSO4 या कैल्शियम सल्फेट और जाइलिन भी ले सकते हैं, CaSO4 भी ले सकते हैं, जाइलिन भी ले सकते हैं। तो रिएक्शन हमारी फिर यहीं पर रुक जाएगी, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर रुक जाएगी। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर एल्कीन का फॉर्मेशन आपको करना है तो आप प्रोपीन भी बना सकते हो और भी कंपाउंड से भी आप एल्कीन बना सकते हो, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो मैंने आपको बताया। तीसरा, आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जरूर पढ़ लीजिएगा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी आप जरूर पढ़ ले और ये किताब की मदद से आप पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। एल्कीन्स में अगर चलते हैं तो एल्कीन में खास बात आपको ये भी बताता हूं कि एल्कीन के अंदर जो रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर एल्कीन की मैं बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक रिएक्शन है जिसको आप, जैसे ये आपने एल्कीन लिया, इस एल्कीन का अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर दो तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, यानी कि CH2Br बन जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2Br बन जाता है। इट डीकलराइजेस द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर के ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देता है। ये रिएक्शन भी पूछी जाती है। दूसरी रिएक्शन जो पूछी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन अगर आपको समझ में आती है तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लेते हैं और जब लेंगे तो यहां पर बनेगा आपका CH3 और यहां पर आपका CH2OH जो आपको दिख रहा है। लेकिन ये रिएक्शन अधिकतर इस तरीके से आती नहीं है, जो गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो होता क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक नेसेंट ऑक्सीजन और जोड़ देता है,
उसी वजह से कंपाउंड आपका ग्लाइकोल मिलता है, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल इसका मेन प्रोडक्ट माना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरी रिएक्शन जो मार्कोनिकॉफ का रूल है वो भी पूछ सकते हैं, मार्कोवनी-कॉफ्स रूल को भी खूब पूछते हैं, मार्कोवनी-कॉफ रूल को भी पूछते हैं। और मार्कोवनी-कॉफ्स रूल में आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर डिफरेंट होता है और इसमें हमने HBr का जब एडिशन किया तो Br वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाता है, यानी Br यहां जोड़ दीजिए और CH3 यहां जोड़ दीजिए। ये मार्कोनिकॉफ है। अगर इसी पर HBr ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगा देते हैं तो इसे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कह देते हैं, यानी HBr ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, किसकी? एल्कीन की मानी जाती है, प्रोपीन यहां पर बनता है। फोर्थ में आप पॉलीमेराइजेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, पॉलीमेराइजेशन भी पूछा जा सकता है और पॉलीमेराइजेशन में आपको पॉलीथिन का फॉर्मेशन जरूर पढ़ना चाहिए। पॉलीथिन और PVC इन दोनों का फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ेंगे आप, तभी काम चलेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं चल पाएगा। फिफ्थ रिएक्शन पर अगर चले आते हैं जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर TGT एग्जामिनेशन, अगर TGT एग्जामिनेशन के पॉइंट पर देखें तो ओजोनोलिसिस तो खूब पूछा जाता है और ओजोनोलिसिस में आप नोट कर पा रहे होंगे कि ओजोनोलिसिस अगर कराना है तो पहले ओजोनाइड यानी कि O3 से रिएक्शन करके आप ओजोनाइड बनाएंगे और ये ओजोनाइड इस तरीके से हमने हमेशा आपसे बनाने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप इसको फर्दर जिंक और वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज कर देंगे, यानी कि इस पे जिंक डालें और थोड़ा सा वाटर डालें, तो ये हिस्सा यहां से ब्रेक हो जाता है, यहां से, यानी C डबल बॉन्ड O और C कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जो आपने अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन जो भी लगा रखे हैं उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये एल्कीन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। छठी रिएक्शन अगर आप चाहते हैं तो AsCl3 से रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ल्यूसाइट गैस बनती है AsCl3 से, रिएक्शन ल्यूसाइट बनती, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूसाइट भी बोलते हैं इसे, ये भी ध्यान, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूसाइट जहरीली गैस होती है, वर्ल्ड वार में यूज की गई थी ये गैस, आपको पता होगी। HCl निकल जाता है, यानी कि एक जगह Cl जोड़ दिए, एक जगह AsCl2 जोड़ देना, अपने आप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है ये चीज आप एल्कीन में जरूर पढ़िएगा। एल्कीन के अंदर जब आप जाते हैं तो एल्कीन में खासकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन की याद, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखोगे आप तो वो एल्कीन की बहुत पूछी जाती है और जिसमें आप सिस और ट्रांस फॉर्म, सिस एंड ट्रांस, इन दोनों फॉर्म को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन की पढ़ना पड़ेगी आपको। इस पर मैं TGT के लिए स्टार लगा देता हूं, आपको ध्यान से मेरे चैनल पर भी दे रखा है ट्रिक और कंसेप्ट, वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर हम लोग एल्काइन में चले आते हैं तो एल्काइन में भी हम आपको महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। एल्काइंस में अगर आप जाते हैं तो एल्काइंस के अंदर जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इसका फर्स्ट मेंबर आपको पता होना चाहिए एसिटाइलिन होता है और अगर हम इसकी रिएक्शंस को देखते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है, रिएक्शन में एडिशन ज्यादा को शो करता है। प्रिपरेशन अधिकतर कैल्शियम कार्बाइड वाली आती है, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है और कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पर HOH के साथ में कराएं, यानी वाटर के साथ में कराएं, तो हमें ये एसिटाइलिन गैस यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमें प्राप्त हो जाता है और साथ में मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये रिएक्शंस जरूर पढ़नी चाहिए हमें। इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता देता हूं। एक तो आप सबसे पहली रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर वाली जरूर पढ़िएगा। नंबर 1 रिएक्शन आपकी ब्रोमीन वाटर की होगी, यानी Br2 वाटर की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये वही रिएक्शन है, 2 बार रिएक्शन इसकी लिखी जाएगी, डीकलराइजेस द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये बात आप याद रखना। यहां लिख देता हूं डीकलराइजेस द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का कलर ये डीकलराइज कर देता है।
ये ध्यान देना। दूसरी रिएक्शन अगर आप देखते हैं तो दूसरी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है इसकी, जो है रिएक्शन विद HgSO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन और H2SO4। बहुत आती है पेपर में रिएक्शन, अगर आप जानते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O ले लिया, HgSO4 जो ऊपर लिखा डाल दिया डाइल्यूट, CH2 डबल बॉन्ड CHOH लिया, ठीक है, यही बनेगा ना। और फिर इसको रीअरेंज करा दिया, और जैसे ही आप इसको रीअरेंज कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए, यहां लिख देना रीअरेंज हो जाता है तो यहां CH3 CHO आ जाता है, ये कंपाउंड आपका तैयार हो जाता है। ये एल्डिहाइड है जिसका नाम है एसिटल डिहाइड। ये रिएक्शन भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। रिवाइज आप कर लें, आसानी से रिवाइज कर लें, बहुत बेहतरीन आपके साथ में क्लास हो जाएगी इसकी। और तीसरा, अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो रिएक्शन विद ओजोन यानी O3 से भी जरूर पढ़िएगा। अगर O3 से रिएक्शन आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि O3 वाली रिएक्शन भी खूब पूछी जाती है। और अगर आप O3 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए C, यहाँ पर आपका O, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर O, और ऐसे बना, और इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बनता है, जिसको अगर आप इसे ओजोनाइड बोलते हैं। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज कर दें जिंक और वाटर के साथ में, अगर हाइड्रोलाइज करते हैं ना इसे, तो ग्लाइऑक्सल यानी CHO सिंगल बॉन्ड CHO मिलता है, जिसे आप ग्लाइऑक्सल के नाम से जानते हो, ग्लाइऑक्सल के नाम से जानते हो। साथ में आपका H2O2 यहाँ से निकल जाता है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आगे भी अगर चाहो तो इसकी रिएक्शन लिख सकते हो। फिर चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल AgNO3 के साथ में एंड CuCl2, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम लोग एसिटाइलिन ले लेते हैं और एसिटाइलिन की रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, 2AgNO3 ले लिया और साथ में हमने डाला 2NH4OH डालते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है C, और यहाँ पर आपका Ag आ जाएगा Ag, और यहाँ पर आपका CAg आ जाएगा, और साथ में वही आपका 2NH4NO3 निकलेगा, NH4NO3, और साथ में निकलेगा वाटर के मॉलिक्यूल 2H2। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ग्रे कलर का व्हाइट प्रेसिपिटेट या ग्रेस व्हाइट बोल सकते हैं इसको आप। तो ये रिएक्शन भी जरूर पढ़िएगा, खूब पूछी जाती है। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर यहाँ पर आपने Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डाल दिया तो यहाँ पर ब्रिक रेड ईंट की तरह लाल, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर भी आपका कॉपर जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट आपका बनेगा 2NH4NO3 बनेगा, और साथ में निकलेगा यहाँ पर 2NH4Cl यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है तो 2NH4Cl यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पॉलीमेराइजेशन अगर आप देखना चाहते हो तो इसका पॉलीमेराइजेशन से बेंजीन बनता है। पॉलीमेराइजेशन अगर आप नोट करना चाहते हो तो फिर आपका यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 3 मॉलिक्यूल ले लो और पास कर दो रेड हॉट कॉपर ट्यूब के ऊपर, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर दो तो C6H6 यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस और भी कराई जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत फायदेमंद होती हैं। तो जरूर थोड़े समय में आप इन चीजों को जरूर पढ़ लीजिए। जो TGT की तैयारी कर रहे हैं वो इस हाइड्रोकार्बन को, ये टॉपिक तो जरूर ही पढ़ लें। बाकी टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं जो हमारे रिकॉर्डेड क्लास पर पढ़े हुए हैं, उनको जरूर पढ़िएगा, याद करिए, मेहनत करिए, लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।